हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप लोगों के लिए होम साइंस का 2020 में पूछे गए प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रसार अंग्रेजी भाषा के एक्सेट शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लैटिन भाषा के शब्द से। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के प्रमुख आवश्यक अंग कौन कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात प्रसार शिक्षा, प्रसार सेवा, प्रसार कार्य सभी प्रसार शिक्षा के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है, कृषि विज्ञान एवं गृह विज्ञान विषय एक दूसरे से क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षा केंद्रित है, गृह विज्ञान शिक्षा केंद्रित है। इसका आंसर का ऑप्शन डी, सभी से, परिवार से, राष्ट्र से, समाज से। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रशिक्षित विशेषज्ञों के सिद्धांत पर काम करती है। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये महिलाओं पर केंद्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का आधार क्या है? प्रसार शिक्षा का आधार क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है, ग्रामीण जीवन। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा निम्न में से किन पहलुओं पर आधारित है? प्रसार शिक्षा निम्न में से किन पहलुओं पर आधारित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्य कौशल तथा संपादन प्रक्रिया में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा एक आधुनिक शिक्षण पद्धति है तथा इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज कल्याण। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लचीलापन होती है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा की प्रकृति होती है, कैसी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है, व्यावहारिक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, प्रसार शिक्षा का केंद्र व्यक्ति न होकर क्या होता है, किस पर आधारित होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी पर, अर्थात व्यक्ति पर, समाज पर, परिवार पर, सब पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में प्रसार शिक्षा की भूमिका अत्यंत सकारात्मक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात निरक्षरता उन्मूलन, गरीबी, आर्थिक विकास, सब पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा किस प्रकार का विज्ञान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसार शिक्षा कभी भी व्यक्ति विशेष के शिक्षण पर विश्वास नहीं करती, बल्कि यह खाली स्थान शिक्षण पर जोर देती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामूहिक शिक्षण पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा किसके विकास में योगदान देने की शिक्षा है? किसके विकास में? इसका आंसर होगा ऑप्शन, परिवार, समाज, देश, अर्थात सभी के विकास में योगदान देती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा व्यक्तियों के निम्न में से किस में परिवर्तन लाने की शिक्षा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति, सब में परिवर्तन लाने की शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रसार शिक्षा का मुख्य क्षेत्र क्या है? मुख्य क्षेत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सभी, मानव का निजी विकास भी है इसका क्षेत्र, और मनुष्य के परिवेश का विकास, और मानव निर्मित संसाधन एवं साधनों का विकास। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा की प्रकृति निम्न में से कैसी होती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समानांतर होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पारंपरिक लोक प्रदर्शन कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अर्थात नौटंकी, हरिकथा, तमाशा, सब पारंपरिक लोक प्रदर्शन है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1977। अगला क्वेश्चन है, संचार शब्द किस भाषा से बना है? संचार शब्द किस भाषा से बना है? इसका आंसर का ऑप्शन है, लैटिन भाषा से बना है। अगला प्रश्न है, संचार किसका प्रमुख माध्यम है? संचार किसका प्रमुख माध्यम है? जिसका आंसर का ऑप्शन बी, समाजीकरण का माध्यम। अगला प्रश्न है, संचार के मुख्यतः कौन कौन से रूप है? संचार के मुख्यतः कौन कौन से रूप है? जिसका आंसर का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात व्यक्तिगत तथा पारंपरिक संचार है, सामूहिक तथा सामाजिक संचार है, और जन संचार है, सभी है। अगला प्रश्न है, कौन अपनी बातों, विचारों, समस्याओं तथा सूचनाओं को श्रोता को बताता है? जिसका आंसर का ऑप्शन सी, संचारक।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। जब हम कुछ न सोचते हुए अपने अपने आप से बात करते तो इस प्रकार के संचार को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन है व्यक्तिगत संचार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दो व्यक्तियों के बीच संपन्न वार्तालाप या संवाद को कौन सा संचार कहते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी पारंपरिक संचार। अगला प्रश्न है समूह संचार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात नाटक भी है, पोस्टर चार्ट और फ्लैश चार्ट सभी है। अगला क्वेश्चन है गृह प्रबंध आयोजन निम्न में से वह क्रिया है जिसका उद्देश्य पारिवारिक साधनों के प्रयोग से पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये उपरोक्त सभी, अर्थात संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है गृह प्रबंध का अर्थ है, गृह प्रबंध का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात कार्य को व्यवस्थित रूप से देना, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करना, आंतरिक बारीकी तथा कुशलतापूर्वक बनाई जाने वाली योजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। घर की कुशल व्यवस्था परिवार की सुख, समृद्धि और संपन्नता किसके गुणों पर निर्भर करती है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए गृह प्रबंध। अगला प्रश्न है गृह व्यवस्था एक खाली स्थान प्रक्रिया, गृह व्यवस्था एक खाली स्थान प्रक्रिया। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए सुनियोजित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। गृह की आंतरिक सज्जा किस प्रकार की सज्जा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है सृजनात्मक सज्जा। अगला प्रश्न है निम्न में से गृह सज्जा के उद्देश्य क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात मौलिकता, सुंदरता, विविधता सभी गृह सज्जा के उद्देश्य है। अगला प्रश्न है गृह सज्जा में निम्नलिखित गुणों की अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात औपचारिकता, आधुनिकता और स्वाभाविकता सब पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है गृह सज्जा को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंतरिक सज्जा। अगला प्रश्न है गृह सज्जा में फर्नीचर, दरी, रंग तथा कालीन कमरे में निम्न में से क्या प्रदान करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात प्रसन्नता, संजीवता, विशिष्टता सब प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है फल फूलों के चित्र निम्न में से किन कमरों में लगाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी खाने वाले कमरों में। अगला प्रश्न है निम्न में से गृह प्रबंध के चरण है कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी दोनों, अर्थात नियोजित तथा संगठन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। अगला प्रश्न है निम्न में से गृह प्रबंध का पहला चरण कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन नियोजन। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। नियोजन एक खाली स्थान की प्रक्रिया, नियोजन एक खाली स्थान प्रक्रिया। जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी दोनों, अर्थात बौद्धिक और विचारात्मक दोनों प्रक्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। नियोजन का कार्य है, अर्थात नियोजन का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, चयन करना, संपादन करना, व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है क्रियाओं का निर्धारण तथा सामूहिकता किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संगठन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है योजना को कार्य रूप देना क्या कहलाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है नियोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है नियोजन तथा संगठन नियंत्रण के पूर्व में आते हैं, परंतु इन कार्यों में किस प्रकार का संबंध होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है वित्तीय संबंध होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से नियंत्रण की अवस्थाएं क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात बल देना, निरीक्षण, समायोजन सभी नियंत्रण की अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से नियंत्रण के चरण है, नियंत्रण के चरण क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, जांच करना, प्रोत्साहन करना, समायोजन करना। अगला प्रश्न है निम्न में से योजना की समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति किस अंश तक हुई है? इसकी तुलनात्मक विवेचना की जाती है, वो क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी निरपेक्ष मूल्यांकन। अगला प्रश्न है निम्न में से मूल्यांकन में बिना तुलना के ही यह पता लगाया जा सकता है कि योजना किस हद तक सफल रही है, यह क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सापेक्ष मूल्यांकन। अगला प्रश्न है नियोजन का किसी योजना से संबंध होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भविष्यकाल। अगला प्रश्न है नियंत्रण का किसी योजना से संबंध होता है, कैसा संबंध होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है वर्तमान का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 54। नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन यह तीनों क्रियाएं संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ए बी दोनों, अर्थात प्राश्रित और आश्रित दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है बजट किसी
निश्चित अवधि के पूर्व अनुमानित आय व्यय के विस्तृत ब्यूरो को क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी असत्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। जब व्यक्ति छोटे छोटे दैनिक व्यय के लिए कोई योजना नहीं बनाते, केवल बड़े बड़े और प्रमुख मदों पर व्यय की योजना बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी आंशिक बजट। अगला प्रश्न है जब व्यक्ति संपूर्ण व्यय योजना बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी आदर्श बजट। अगला प्रश्न है वह बजट जिसमें अनुमानित आय तथा प्रस्तावित व्यय बिल्कुल समान हो, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संतुलित बजट। अगला प्रश्न है वह बजट जो औसत परिवारों के लिए आदर्श व्यय की रूपरेखा को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आदर्श बजट। अगला प्रश्न है वह बजट जो किसी वर्ग विशेष के समस्त परिवारों की औसत आय व्यय को बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए औसत बजट कहते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 होती है। अगला प्रश्न होगा संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात सुपाच्य, उत्तम और स्वस्थ तीनों प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है? उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सकारात्मक सोच प्रदान करता है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक के अनुसार पोषण एवं उसके बीच का संबंध है एवं इससे शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविक पहलू भी सम्मिलित होते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है सुधा नारायण के। अगला प्रश्न है मनुष्य को मिलने वाले भोजन से उसका सही पोषण क्या कहलाता है? उत्तम पोषण। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तम पोषण। अगला प्रश्न है अपोषित भोजन लेने से शरीर का वजन कैसा हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दोनों, कम या अधिक दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न है जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक या पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम प्राप्त होते हैं वह स्थिति क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अल्प पोषण कहलाती है। अगला प्रश्न है लौह लवण की कमी से क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात रक्ताल्पता की शिकायत होती है, शरीर निर्माण तथा क्रियाशील प्रभावित होती है और शरीर में कमजोरी आ जाती है। अगला प्रश्न है 13 से 16 वर्ष की आयु के बालकों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 13 से 15 वर्ष की आयु की बालिकाओं को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन है 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सुक्रोज। अगला प्रश्न है जीवन सत्व में क्या पाए जाने के कारण विटामिन का नाम दिया गया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी रतौंधी। अगला प्रश्न है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी खनिज लवण। अगला प्रश्न है प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ क्या है? प्राणी जगत के भोज्य पदार्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है मांस, मछली एवं अंडा। अगला प्रश्न है आंखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन है विटामिन ए। अगला प्रश्न है भोज्य पदार्थ को कितने आधारीय भोज्य समूह में बांटा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 समूहों में। अगला प्रश्न है दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न के बराबर होती है। अगला प्रश्न है सभी रेशेदार खट्टे फलों में कौन सा जीवन तत्व पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। अगला प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार कैसा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक जैसा होता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात शरीर निर्माण के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है
कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, धात्री अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर दूध का निर्माण होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 लीटर का। अगला प्रश्न है, रसदार सब्जियों में जल की मात्रा पाई जाती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ठोस सब्जियों में जल की मात्रा पाई जाती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल रंग सब्जियों में किस रंजक तत्व के कारण होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरोटीनॉइड्स। अगला प्रश्न है, पीला रंग सब्जियों में किस रंजक तत्व के कारण होता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरोटीनॉइड्स। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी पाया जाता है। तो ये था आपका होम साइंस का 90 क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपको एग्ज़ाम से पहले यहाँ इस चैनल पे 2 से 3 सेट मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।